रात के 2 बज रहे थे और विराट मेघालय और असम बॉर्डर के बीच पड़ने वाली किश्नोई नदी को पार कर रहा था। विराट के एक हाथ में मोबाइल का टॉर्च था तो दूसरे हाथ में साइकिल का हैंडल। विराट पैदल पैदल मोबाइल के टॉर्च की रोशनी के सहारे नदी पार कर ही रहा था। हाँ वन्ना, बोलो कहाँ तक पहुँचे आप जी? किश्नोई नदी तक पहुँच गया हूँ वन्ना, बस ये किश्नोई नदी पार की और फिर मैं सीधे तुम्हारे पास। क्या कहा? किश्नोई नदी पार कर रहे हो आप? और नहीं तो क्या, अब तुम्हें तो पता ही है कि बंगला मुडा गांव से रोगंका मुचा गांव जाने का एकमात्र यही रास्ता है और वो भी नदी पार करके जाना पड़ता है। आपको इतनी रात में वापस नहीं आना चाहिए था, ग्रेवयार्ड कोठी में ही रुक जाना चाहिए था। आपको पता है ना नदी के पास वो घूमती है मतलब आपको सब पता है, पर फिर भी आप जानबूझकर ऐसा बोल रहे हैं ना। माँ जी ने बताया था ना कि नदी पार करते वक्त उसका नाम नहीं लेना चाहिए वरना वो सच में आ जाती है। वंदना, तुम भी ना कहाँ माँ की बातों में आ गई। लगता है माँ ने तुम्हें भी यक्षिणी की कहानी। चुप हो जाओ जी। क्या वंदना, तुम भी ना, ये यक्षिणी वक्षिणी कुछ नहीं होती, समझी तुम? ये सब बस मनगढ़ंत बातें हैं जो गांव वालों ने बनाई है और कुछ नहीं। आप नहीं मानते तो मत मानिए, पर मैं तो मानती हूँ। आप ना जल्दी से आ जाइए बस। हाँ वंदना, आ रहा हूँ, बस ये नदी तो पार कर लूं पहले। अच्छा मैं रखती हूँ। अरे ऐसे कैसे? तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ भूल रही हो? मैं भूल रही हूँ? क्या भूल रही हूँ? यक्षिणी के बारे में याद रख सकती हूँ, लेकिन ये याद नहीं रख सकती कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। गलती हो गई जी, माफ कीजिएगा। आपकी फिक्र में तो मैं भूल ही गई थी। अब भूल गई थी तो उसकी सजा तो मिलेगी तुम्हें। सजा के लिए तैयार रहना। अच्छा तो क्या सजा देंगे आप? तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें आज रात भर जागना पड़ेगा। आप भी ना कैसी कैसी बातें करते हैं आप। अरे अपनी पत्नी से ऐसी बातें नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? ठीक है, आ जाइए, मैं इंतजार कर रही हूँ आपका, जल्दी आना। वंदना फोन कट कर देती है और विराट वापस से नदी पार करने लग जाता है। अभी विराट ने 1-2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी उसको पायल बजने की आवाज सुनाई देती है। विराट को लगता है कि उसके पीछे से कोई लड़की भागते हुए निकली हो। पायल की आवाज सुनकर विराट जहाँ पर था वहीं पर रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखने लग जाता है। उसके पीछे कोई नहीं था। ये वंदना भी ना यक्षिणी का नाम लेकर मेरे मन में उसका वहम डाल दिया और वही वहम डरा रहा है अब मुझे। और वैसे भी मैं तो खुद यक्षिणी से मिलना चाहता हूँ। बड़े चर्चे सुने हैं उसके, सुना है बड़ी खूबसूरत है। विराट मुश्किल से अभी 1-2 कदम चला ही था कि तभी उसे नदी के किनारे पर एक काला साया दिखाई देने लग जाता है। उस काले साये को देखकर विराट के कदम अपने आप थम जाते हैं। साये को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो विराट का ही इंतजार कर रहा था। काले साये के पास से पायल के बजने की आवाज और चमेली के फूल की खुशबू आ रही थी। विराट डरते हुए कहता है, कौन है वहाँ पर? विराट अपने मोबाइल का टॉर्च उस काले साये पर मारने लग जाता है। नदी के किनारे पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। वो लड़की अब विराट को इशारा करते हुए अपने पास बुलाती है। विराट अपनी साइकिल को वहीं पर छोड़ देता है और जल्दी जल्दी उस लड़की के पास जाने लग जाता है। विराट उस लड़की के पास जाकर उससे धीरे से पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? नाम में क्या रखा है? जो रखा है काम में रखा है। कैसा काम? वही काम जो तुम घर पर जाकर अपनी पत्नी के साथ करने वाले थे। तुम उसे आज रात भर जगाना चाहते थे ना? क्या तुम मुझे नहीं जगाओगे? हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें आज रात क्या कल परसों नरसों हमेशा जगा कर रखूंगा, कभी नहीं सोने दूंगा तुम्हें। इतना कहते ही विराट उस लड़की को अपने सीने से सटा लेता है और अगले ही पल दोनों नदी की रेत पर निर्वस्त्र पड़े हुए थे। दोनों के जिस्मों की गर्मी से रेत उनके शरीर पर चिपक गई थी। विराट के माथे की पसीने की बूंद ये साफ जाहिर कर रही थी कि वो थक चुका था, पर उस लड़की का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं था। देखते ही देखते वो लड़की अचानक से बूढ़ी औरत में तब्दील हो जाती है। कौन हो तुम? मैं यक्षिणी, तेरी मौत। इतना कहकर यक्षिणी अपना हाथ विराट के सीने पर रख देती है। नहीं, ऐसा मत करो, जाने दो मुझे। कहकर यक्षिणी अपना हाथ विराट के सीने के अंदर घुसा देती है। जैसे जैसे खून यक्षिणी के शरीर के अंदर जा रहा था वो वापस से जवान होती जा रही थी। यक्षिणी वापस से अपने पुराने रूप में आ गई थी और विराट का शरीर सूखकर सफेद पड़ गया था। यक्षिणी अपना मुंह विराट के कान के पास ले जाती है। राम रो न राम रो, राम रो न राम रो। इतना कहकर यक्षिणी अपना खून से सना हाथ विराट के सीने से बाहर निकालने लग जाती है।
जैसे ही यक्षिणी अपना हाथ विराट के सीने से बाहर निकालती है, विराट अपना दम तोड़ देता है, क्योंकि यक्षिणी के हाथ में विराट का दिल था जो सिकुड़ चुका था। टाइपराइटर के बटन दबने की आवाज सुनाई दे रही थी। चलो, ये भाग तो पूरा हुआ। अब दूसरे भाग में वंदना अपने पति की मौत का बदला लेगी। रीडर्स को बहुत दुख होगा विराट की मौत से, पर क्या करें, मौतें होंगी तभी तो हॉरर कहानी आगे बढ़ेगी। इतना कहकर लेखक एक सिगरेट जलाता है और उसके कश खींचते हुए अपने मोबाइल से किसी को फोन करने लग जाता है। हेलो, कौन? हेलो जगदीश, वो मैं बोल रहा था कि कहानी तैयार हो गई है। अच्छा सर, आप हैं? क्या कहा आपने? कहानी तैयार हो गई? ये तो बहुत अच्छी बात है सर, पर बुरा मत मानिएगा सर, ये बात आप मुझे सुबह भी बता सकते थे। इतनी रात में कॉल करने की क्या जरूरत थी? लेखक सिगरेट का कश खींचते हुए कहता है। क्या कहा? इतनी रात में? आखिर अभी वक्त ही क्या हुआ है? बस 3 बज गए, इतनी रात हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। मुझे तो लगा अभी 9-10 बज रहे होंगे। कोई बात नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ, आप इतनी लगन के साथ कहानी लिखते हैं कि आपको वक्त का एहसास ही नहीं होता। हाँ, ये तो है, देखना जब ये किताब आएगी तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रात भर जाग कर ये कहानी लिखी है मैंने। वो तो होनी ही है सर, आखिर आपकी कहानी में जान होती है, इतनी जान कि सोए हुए मुर्दों को भी जगा दे और उनको भी कहानी सुनने के लिए मजबूर कर दे। वैसे अभी जो कहानी आपने लिखी है उसका नाम क्या है? इस कहानी का नाम है यक्षिणी एक डायन। क्या कहा सर? यक्षिणी? हाँ यक्षिणी। क्या हुआ, तुम इतने शॉक क्यों हो रहे हो? सर मैंने सुना है ये जो यक्षिणी है ये आपके गांव के पास जो किश्नोई नदी है वहां पर घुमा करती है और मर्दों के साथ वो सब, यानी वही सब करके उन्हें मार देती है। हाँ तो सर आपको डर नहीं लगता जिस गांव में यक्षिणी घूमती है वहीं पर रहकर उसके बारे में कहानी लिखकर अगर यक्षिणी ने आपको कुछ कर दिया तो? जगदीश, यक्षिणी इतनी बुरी नहीं होती जितना गांव के लोग और तुम सब समझते हो। मतलब ये कि यक्षिणियां बहुत अच्छी होती हैं, इतनी अच्छी कि दूसरों की खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। पर कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी घटना घटती है कि आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। कैसी घटना सर? मैं कुछ समझा नहीं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में अनेक लोक हैं, जिसमें देवी देवताओं, सुर, असुर, राक्षसों का वास होता है। इन सभी लोकों की दूरी पृथ्वी से अलग अलग है। कहा जाता है कि इन सभी लोकों में विष्णु लोक सबसे ऊपर है और सबसे निचला लोक यक्ष, यक्षिणियों और अप्सराओं का है, जो पृथ्वी से सबसे नजदीक है। जो लोग पृथ्वी के सबसे नजदीक हैं, उस लोक के देवी देवताओं की पूजा करने से वो देवी देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। ऐसा क्यों सर? उस लोक के देवी देवता इतनी जल्दी प्रसन्न क्यों होते हैं? क्योंकि लगातार ठीक दिशा और समय पर किसी मंत्र की साधना करने से उन देवी देवताओं तक तरंगे जल्दी पहुंचती हैं। यक्ष यक्षिणियों के लोक में से ही एक यक्षिणी द्वापर युग के अंत में पृथ्वी पर आई थी, जिसको एक अभिशाप मिला था। एक ऐसा अभिशाप जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। कैसा अभिशाप सर? आप किस अभिशाप की बात कर रहे हैं और उसे ये अभिशाप किसने दिया था?